अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ। इसके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं विद एक्सरसाइजेज। हर चैप्टर का एक्सरसाइज मैंने क्लियर किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको किसी के चैप्टर के एक्सरसाइज में या किसी चैप्टर के टॉपिक में मसला है तो आपने सिर्फ करना यह है कि आपने प्लेलिस्ट में चले जाना है। उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो भी लेट सपोज आपको चैप्टर नंबर 7 में कोई मसला है तो आप चैप्टर नंबर 7 पर क्लिक कर लेंगे और वो सारी वीडियोस आपको आ जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। फिर आपको चैप्टर नंबर 7 की किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप उससे रिलेटेड वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसके बावजूद भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एसएलओ बेस हर चैप्टर के एसएलओ बेस क्वेश्चंस करेंगे और एक ही वीडियो में इंशाल्लाह हम सारे चैप्टर के एसएलओज क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। सो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए बहुत बड़ा गुड लक है कि आप हमारे चैनल पे आए हो। देखिए, ये एक्सरसाइज आप कहीं से भी रट्टा लगा के याद कर सकते हो। इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कहीं से भी किसी भी नोट से आप रट्टा लगा के याद कर लेंगे। पर इस वीडियो का मकसद ये है कि आप इस टॉपिक्स को समझ जाओ, आप इस टॉपिक्स को उर्दू में समझ जाओ तो आपको कहीं पे भी किसी भी इंग्लिश गाइड में, किसी भी बुक में आपको इसे याद करना आसान होगा। बस इस वीडियो का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस पर, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पर क्लियर हो। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो किसी शॉर्ट क्वेश्चन या किसी लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, वहां पर हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। अच्छा, और अभी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज शुरू होता है हमारे पास एमसीक्यूज से, एमसीक्यूज। फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, सबको हम करेंगे स्टेप वाइज। एक्सरसाइज शुरू होता है एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज नंबर 1, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। हमें कहा गया है कि ब्रोमीन हमारे पास जो कि एक हैलोजन है और नॉन मेटल है, वो हमारे पास किस स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन हमारे पास गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड में स्टेट में पाया जाता है, आयोडीन और एस्ट्रेटिन हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2, हैलोजन रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म। अच्छा, हैलोजन हमारे पास मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे पास आयोनिक हैलाइड्स बना लेते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हैलोजन रिएक्ट्स विद मेटल एंड फॉर्म हैलाइड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3, अल्कली मेटल्स आर। अल्कली मेटल्स हमारे पास क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इन ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए, अल्कली मेटल, सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल है। एमसीक्यूज नंबर 3, सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो इसमें खुद यहां पे क्या हो गई है, यहां पे इसमें होती है ऑक्सीडेशन, इसमें खुद ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन ये जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है वो उस सोडियम उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन गेन करने पे मजबूर करता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बना लेगा Na+ इन Cl-। तो यहां पर इसने क्या किया, इसमें खुद ऑक्सीडेशन हो गई और क्लोरीन में हमारे पास रिडक्शन हो गई, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल्स हमारे पास क्या एक्ट करते हैं? अल्कली मेटल्स reduces other substances but itself get oxidized। और ये प्रॉपर्टी, ये डिफिनीशन किसकी है? ये डिफिनीशन है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स की। अल्कली मेटल जो हमारे पास होते हैं दे एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एमसीक्यूज नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
MCQs number third, correct option is option C. Alkali metals acts as reducing agents. अच्छा, MCQ number 4. Among alkali metals, the metal with the highest ionization potential is. अच्छा, alkali metal में जो सबसे ज़्यादा highest ionization potential जिसकी है, ionization energy जिसकी है, वो है lithium. MCQ number 4, correct option is option B. lithium. वजह इसकी ये है कि लिथियम का एटॉमिक साइज कम है और इसका न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स. ओके, अब आते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ. हेलोजन प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म इज. अच्छा, वो कौन सा हेलोजन है जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि क्लोरीन फ्लोरीन हमारे पास गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड स्टेट में, जबकि आयोडीन और एस्ट्रेटिन हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आयोडीन. MCQs नंबर 5, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आयोडीन. अच्छा, MCQs नंबर 6. टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड. अच्छा, किसी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. MCQs नंबर 6, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQs number 6, the correct option is option B. MCQs number 7. The word alkali means. Word alkali का हमारे पास मतलब है ashes. So the correct MCQs number 7 का जो correct option है वो है option D, ashes. MCQs number 8. The oxides of calcium CaO is. हमारे पास एसिडिक हैं, बेसिक हैं, एम्फोटेरिक हैं और न्यूट्रल हैं. So they are basically basic in nature. MCQs नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेसिक इन नेचर. MCQs नंबर 9. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल. अच्छा, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. तो अल्कली मेटल में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आते हैं. तो फ्रेंशियम एंड रुबिडियम. सो फ्रेंशियम, सीजियम, रुबिडियम हमारे पास जो हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, जबकि रेडियम जो हमारे पास है ये अल्कली मेटल नहीं है. सो MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, रेडियम इज नॉट एन अल्कली मेटल. अच्छा, MCQs नंबर 10. Group second elements are called alkaline earth metal because they are found in earth crust. ग्रुप फर्स्ट को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, जबकि ग्रुप सेकंड को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. सो ग्रुप सेकंड MCQs नंबर 9. ग्रुप सेकंड आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज दे आर फाउंड इन अर्थ. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. MCQs हमारे हो गए, MCQs हो गए हमारे. अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. Short questions. अच्छा, short question number 1. Identify at least 2 groups which contain only metallic elements. अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि आप पीरियोडिक टेबल में कम से कम ऐसे 2 ग्रुप्स हमें बता दें जिसमें सिर्फ मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं. सो इस MCQs का जो इस शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है द ग्रुप फर्स्ट alkali metals and group second alkaline earth metals are the groups in periodic table which contain elements having a metallic character. ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें मेटालिक कैरेक्टर होता है. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज द ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट मेटल विद ऑक्साइड्स विद बैलेंस इक्वेशन. अच्छा, हमें कहा गया है कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. अच्छा, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास. हमें कहा गया है कि आप इनका रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ बताओ. राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन O2 कि इनका ऑक्सीजन के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है.
देखिए सबसे पहले आप यहां पे समझ ले, ये जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब मेटल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ऑक्सीजन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एटम स्टेबिलिटी तब हासिल करेंगे जब ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ रही है बात की? एटम स्टेबिलिटी तब हासिल करेंगे जब ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे। तो ये जो मेटल्स हैं ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह कंप्लीट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। इसी तरह क्लोरीन के जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो मेटल जो होते हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जबकि ऑक्सीजन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फर्स्ट शेल में इसके 2, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करेगा। अब ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो ये इस तरह कर लेगा कि ये ऑक्सीजन इस 2 मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा 2 लिथियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे Li2O। तो ऑक्सीजन ने 2 लिथियम एटम्स के साथ रिएक्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 लिथियम एटम से लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे लिथियम एटम से लिया। इसी तरह सोडियम भी Na2O बनाएगा, इसी तरह पोटाशियम भी K2O बनाएगा, इसी तरह सीजियम रुबिडियम भी Rb2O बनाएगा, सीजियम CS2O और फ्रेंशियम Fr2O। अच्छा, ये तो हो गए इनके रिएक्शन। अब इनको बैलेंस करते हैं। ये तो बैलेंस नहीं है ना, देखिए यहां पर हम 4 लगा लेंगे। 4 पोटाशियम ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, 4 रुबिडियम ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, 4 सीजियम ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और 4 फ्रेंशियम ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 2 2 2 2 और 2 लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं और लिथियम हमारे पास कितने हैं, 2 2 4 लिथियम है, 2 ऑक्सीजन है, 4 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है, 4 पोटेशियम है और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 लिथियम 2 ऑक्सीजन, 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, 4 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, इनका रिएक्शन हो गया और हमने इसे बैलेंस करके आपको इनका रिएक्शन करवाया। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आप हमें मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दें। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है, आपने बार बार पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले मेटल्स हमारे पास होते हैं हार्ड। मेटल्स अदर एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल की, इनकी बनिस्बत नॉन मेटल्स की बनिस्बत हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अच्छा, मेटल्स हमारे पास शाइनी होते हैं, दे आर लस्ट्रस, दे आर मिलिएबल, मतलब इससे हम शीट्स बना सकते हैं, दे आर मिलिएबल, दे आर डक्टाइल, इनसे हम मेटल से हम बिजली की तारें वगैरह बना सकते हैं। दे आर मिलिएबल, दे आर लस्ट्रस, दे आर मिलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये मेटल हमारे पास हार्ड होते हैं, दे आर लस्ट्रस
वो चमकदार होते हैं, दे आर मेलिएबल, इनसे हम शीट्स वगैरह बना सकते हैं, दे आर डक्टाइल, इनसे हम तारे बना सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन प्रोड्यूस साउंड। जब इसे हम किसी हथौड़े से या किसी चीज़ से मारते हैं, आप अपने अगर आपके स्कूल में बिल वगैरह हो तो उसे जब हम हथौड़े से मारते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। दे कैन प्रोड्यूस sound when struck with hammer or something. So we can say that they are sonorous. They are sonorous, they are hard, they are lustrous, they are malleable, they are ductile, they are good conductor of heat and electricity. अच्छा. Question number 4. How does sodium acts as a reducing agent? Write down its reactions also. अच्छा. हमें कहा गया है कि सोडियम जो हमारे पास है, सोडियम वो किस तरह एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, साथ ही साथ आप इसके रिएक्शंस भी हमें बता दो। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इन स्क्वायर रूल के मुताबिक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बाकी रहा 1 इलेक्ट्रॉन तो वो इसका वैलेंस शेल में आता है। सोडियम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Na+ बना लेता है, तो इसके वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, सोडियम स्टेबल हो गया और इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अच्छा, इसमें खुद क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, सोडियम में खुद ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन ये जिस मेटल के साथ, जिस एटम के साथ रिएक्ट करेगा उसमें होगी रिडक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया और बना दिया NaCl। सो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इस क्लोरीन को दे देगा, सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो इसमें ऑक्सीडेशन हो गई और इसने क्लोरीन को रिड्यूस किया। सो सोडियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम डिफिनीशन करें तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं, सब्सटेंसेस विच reduces other substances, substances which reduces other substances but itself get oxidized। ऐसे सब्सटेंसेस को हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस को तो रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद इनमें ऑक्सीडेशन होती है। सो दिस इज हाउ सोडियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसी तरह इसका अगर रिएक्शन हमने यहाँ पे वाटर के साथ भी किया, अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे और बना लेंगे Na2O। सही है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और सोडियम एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये 2 सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना देगा अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोडियम इस तरह के रिएक्शंस करता है। इसी तरह ये हमारे पास सल्फर के साथ भी इसी तरह के रिएक्शन करेगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करके Na2S बना लेता है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Why ionization energy of alkaline earth metal is higher than alkali metals? हमें कहा गया है कि ये जो ग्रुप सेकंड के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है एज कंपेयर टू ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की बनिस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। आप हमें वजह बताओ कि ऐसा क्यों है। तो वजह बताने के लिए हम हैं ना, टेंशन ना लो यार, हम हैं ना आपकी मदद के लिए, आपकी खिदमत के लिए। हम सवाबी से है ना, तो हम ही की जगह खे बोलते हैं। अच्छा देखिए, ग्रुप सेकंड एलिमेंट सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस चीज़ पे करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद ये।
आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियस चार्ज। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एटॉमिक साइज और न्यूक्लियस चार्ज पर डिपेंड करती है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास इंक्रीज होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एटॉमिक साइज और न्यूक्लियस चार्ज पर किस तरह डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी, जितना न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी। अच्छा, हम ग्रुप सेकंड की बात कर रहे हैं। ग्रुप सेकंड की जो एटॉमिक साइज है वो ग्रुप फर्स्ट से क्या है? ग्रुप सेकंड का एटॉमिक साइज ग्रुप फर्स्ट से कम है। ग्रुप फर्स्ट से इसका एटॉमिक साइज कम है और इसका न्यूक्लियस चार्ज, ग्रुप सेकंड का न्यूक्लियस चार्ज ग्रुप फर्स्ट के एटम से ज्यादा है। अगर ग्रुप सेकंड का एटॉमिक साइज ग्रुप फर्स्ट से कम है, अगर इसका एटॉमिक साइज कम है ग्रुप सेकंड का, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। इसका न्यूक्लियस चार्ज ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप फर्स्ट will be the ionization energy of group second will be higher than group first because of its small atomic size as compared to group first and its high nucleus charge as compared to group first. group first के मुकाबले में इसका एटॉमिक साइज कम होना और इसका न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होना, यही वजह है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप फर्स्ट से ज्यादा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्योर गोल्ड इज नॉट यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स, व्हाई? अच्छा, हमें कहा गया है कि प्योर गोल्ड को हम ऑर्नामेंट्स के लिए यूज नहीं करते, ज्वेलरीज और वगैरह में हम इसे ऑर्नामेंट्स में यूज नहीं करते। आप बताएं कि ऐसा क्यों है? देखिए, प्योर गोल्ड होता है हमारे पास वेरी सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6, प्योर गोल्ड जो हमारे पास होता है, प्योर गोल्ड काफी सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड इज क्वाइट सॉफ्ट। तो इसे अगर हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो ये जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से डिशेप होगा। इस वजह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं दूसरे मेटल्स के साथ, सच एज कॉपर। इनके साथ मिक्स करके इसका एलॉय हम बना लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है। यही वजह होती है, इसके सॉफ्ट होने की वजह से हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया होगा। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नीशियम? हमें कहा गया है कि मैग्नीशियम के यूजेस क्या हैं। मैग्नीशियम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि मैग्नीशियम के यूजेस क्या हैं। मैग्नीशियम हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो देखिए, हम जो मैग्नीशियम यूज करते हैं इसे हम एलॉयज बनाने में, इट इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। ये हमारे पास अलॉयज बनने में, हम जो अलॉयज बनाते हैं इसमें यूज होता है। इसे हम रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स ऐसी ईंटें होती हैं जो बहुत ज्यादा हरारत सह सकती हैं। फिर यही रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स हम भट्टी की इनर लाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। फिर यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम मिक्स्ड कर लेते हैं क्ले के साथ
और हमारे पास ईंटें जो बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हरारत सह सकती हैं, और वही ईंटें फिर हमारे पास भट्टी की जो अंदरूनी लेयर होती है उसमें यूज़ की जाती है मोस्टली। अच्छा, इंडस्ट्रीज में भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में ये कहाँ पर यूज़ होता है? जो मैग्नीशियम साल्ट है MgSO4, यही मैग्नीशियम साल्ट हमारे पास काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है। ये हमारे पास टेक्सटाइल में यूज़ होता है, ये हमारे पास पेपर्स में यूज़ होता है, ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, सोप्स में यूज़ होता है। सो मैग्नीशियम, द साल्ट ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड इन टेक्सटाइल्स, पेपर्स, soaps and pharmaceutical industries. Pharmaceutical industries. सो मैग्नीशियम का जो साल्ट है वो हमारे पास टेक्सटाइल में, पेपर्स में, सोप्स में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, write down the reaction of fluorine with sodium hydroxide with balance equation। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा लें और आप इस तरह रिएक्शन कर लें कि वो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद बैलेंस इक्वेशन। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास रिएक्ट कर लेता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास बना लेता है सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेता है। साथ में ही ये हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड बना लेता है, हमारे पास NaClO, और हमारे पास H2O बन जाता है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। 2 क्लोरीन्स तो हमारे पास यहाँ पर हैं, सही है। अब हमारे पास हम यहाँ पर अगर 2 लिख ले तो हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। 2 सोडियम्स हैं इक्वेशन के इस साइड पर और 2 सोडियम है इक्वेशन के इस साइड पर। 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है हमारे पास रिएक्शन के इस साइड पर और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास रिएक्शन के इस साइड पर। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास रिएक्शन के इस साइड पर और 2 हाइड्रोजन है हमारे पास रिएक्शन के इस साइड पर। 2 क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर इस साइड ऑफ इक्वेशन में मौजूद है और 2 क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो दिस इज हाउ सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन इन बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Why does ionization energy value varies in group? अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट क्यों होती है जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कुछ यूं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास, ये 9। हमें कहा गया है कि जो आयनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू ये हमारे पास वेरीज मतलब तब्दील होती है। आप हमें बता दें कि क्यों। देखिए, आयनाइजेशन की एनर्जी की अगर हम डिफिनेशन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म केटायन। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जिसके जरिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी एटम को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि इसके वैलेंस शेल से हम वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें, उस एनर्जी जो किसी एटम को रिक्वायर्ड होती है इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सो देखिए, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज हमारे पास डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास डिक्रीज होता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एटॉमिक साइज और न्यूक्लियस चार्ज पर डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एटॉमिक साइज। सो जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी। जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी। जितना न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, अब जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज में चेंजेस की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियस चार्ज और एटॉमिक साइज में चेंजेस की वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो होती है वो डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होने की वजह से लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी सोडियम से, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी पोटाशियम से, पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी रुबिडियम से। सो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेरीज कर रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसलिए डाउन द ग्रुप वेरी करती है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज पर डायरेक्ट डिपेंड करती है और एटॉमिक साइज पर इनवर्स डिपेंड करती है। सो यहाँ पर एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप में। तो न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होती है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन हैलोजन? देखिए, हमारे पास हैलोजन में एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास इस तरह होता है कि द मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स हैलाइड सॉल्यूशन। देखिए, इस जुमले को हम इस तरह लिख लेंगे कि द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन विल रिप्लेस लेस reactive halogens from its halide solution. The most reactive halogen will displace less reactive halogens from its halide solution. For example, sodium, let's suppose हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड का हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है। अब इसमें हमने, इस सॉल्यूशन में हमने क्लोरीन को ऐड कर लिया। सो क्लोरीन क्या है? ये मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो ये इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर लेगा। द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स हैलाइड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, हैलाइड सॉल्यूशन है NaBr का, उसमें हमने मोर रिएक्टिव क्लोरीन को डाल दिया, तो इसने लेस रिएक्टिव ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर NaCl बना लिया और Br हमारे पास क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, यहां से चला गया। आई होप आपको इस डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन की समझ आ गई होगी। अच्छा, ये हो गए हमारे पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन इसे साफ करते हैं। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने रीड किया हुआ है, सिवाय एक लॉन्ग क्वेश्चन के। बाकी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर में मौजूद हैं, और वो जब मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने वो एक्सप्लेन किए हुए। अगर आपको ये इस टॉपिक से रिलेटेड या ये लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं तो वीडियो, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेना है। अच्छा, अब आते हैं उस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जिसमें जो मैंने क्या कहते हैं, जो इस चैप्टर में मौजूद नहीं है, मतलब उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो वो है, डिस्कस द रीजन व्हाई एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर व्हाइल अदर इन कंबाइंड स्टेट्स एज कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। अच्छा,
हमें कहा गया है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप इसकी वजह बता दो और इसके दो एग्जांपल्स दे दो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास रिएक्ट नहीं करते, दे आर नॉट रिएक्टिव। वो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर और गोल्ड, ये हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि दे आर स्टेबल, ये हमारे पास काफ़ी स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। हेलोजन्स की अगर हम मिसाल ले लें तो वो भी हमारे पास स्टेबल है, वो एनवायरनमेंट में हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो हम ये एलिमेंट्स हमारे पास स्टेबल होते हैं एंड दे आर unreactive, or we can say that they are or less reactive towards other metals। दूसरे मेटल्स की बनिस्बत, दूसरे एटम्स एलिमेंट्स की बनिस्बत ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। वजह इसकी ये है कि ये हमारे पास अनरिएक्टिव होते हैं और अदर एलिमेंट्स के साथ ये हमारे पास उतना तेजी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम आपको रिएक्टिव एलिमेंट्स की एग्जांपल दे दें, रिएक्टिव एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं reactive, or we can say that those elements which cannot exist in free state, which can't exist in free state। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हो गए, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हो गए, ये सब हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा हमारे पास सोडियम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा। इसी तरह मैग्नीशियम हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। वजह इसकी ये होती है कि दे आर अनस्टेबल, ये इसलिए फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड दे आर वेरी रिएक्टिव। ये अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये रिएक्ट करेंगे। यही वजह होती है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास ये कंपाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा इनके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपको आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और इसका जवाब देंगे। अच्छा, बाकी रही बात कि चैप्टर नंबर के 9th क्लास की केमिस्ट्री का सारा कोर्स ख़त्म हो गया। अच्छा, इतनी मेहनत हमने आपके लिए की, चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक से लेके चैप्टर नंबर 8 के सारे टॉपिक्स तक विद एक्सरसाइज मैंने आपको सारा जो है वो एक्सप्लेन करके दिया। आपने सिर्फ करना ये है, आपसे सिर्फ मैं एक ही फेवर मांगता हूँ ना कि आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, साथ में वो बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें, आप हमारे वीडियोस देखते रहें, हम आपके साथ कनेक्ट रहें और आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। सो थैंक्स फॉर योर टाइम। आई होप कि आपका आने वाला एग्ज़ाम अच्छा रहे और बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।